अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान और इजराइल के दरमियान इस वक्त जो जंग जारी है इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक लंबा अरसा चलेगी, लेकिन ये एक रिवायती जंग नहीं है। इट्स अ वॉर इन द स्काइज, जिसमें जेट प्लेन्स हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें खास तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो दोनों की स्ट्रेंथ्स क्या है, इस पर कुछ बात करते हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इस चीज़ को कंपेयर कर लें कि जो मिसाइल्स हैं, इजराइल ये कहता है कि ईरान की कैपेसिटी 300 मिसाइल पर मंथ बनाने की थी, जिसके अंदर खास तौर पे उनका फतह मिसाइल जो है, जिसने काफी डैमेज भी किया उनके आयरन डोम को। आप किस तरह से कंपेयर करेंगे और कितनी कैपेबिलिटी है ईरान की अभी भी स्ट्राइक करने की, कितना स्टॉक पाइल उनके पास हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब और अकबर साहब, शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। देखिए, ऑफिशियल तो कोई नोन नहीं है क्या उनकी स्ट्रैटेजी या उनकी स्टॉक पाइल्स क्या है, वो ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं कर रहे, बट एस्टीमेट है। और कुछ जगह मैं पढ़ रहा था कि उनके 3,500 से 4,000 उनके पास डिफरेंट मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। रोजाना जिस तरह वो फायर कर रहे हैं 100 और 150 के दरमियान, ये इसराइल पर बहुत बड़ी पैनिक या परेशानी और इनसिक्योरिटी बचाने के लिए बहुत है। वो इसलिए कि अगर आप कंपेयर करें तो जो इसराइल लड़ रहा है ईरान के साथ, अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री पावर जो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो कंपैरिजन हो सकता है जो ईरान के हक में है वो ये है कि ईरान का जो ज्योग्राफिकल साइज है वो इसराइल से 70 गुना बड़ा है। पहली बात तो ये है। और जो व्यूअर शायद कंपेयर कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए इतनी आसानी से कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो ये पाकिस्तान का 40वां हिस्सा है इसराइल का एरिया। और अगर और ज्यादा फोकस कर लें तो केपीके को 4 हिस्से करें, दैट मीन्स केपीके का चौथाई हिस्सा जो है ज्योग्राफिकल इतना बड़ा है इसराइल सिर्फ। सही। जिसका मतलब ये है कि अपने से 70 गुना बड़ा साइज को टारगेट करना जो है वो ईरान के लिए ऑब्वियसली, इसराइल को हिट करना ज्योग्राफिकल लोकेशन के सेंस में या ज्योग्राफिकल एरिया जितना उन्होंने कवर करना है, तो वो कहीं आसान है एज कम्पेयर टू इसराइल। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी माइट बहुत बड़ी है, उनको वेस्ट की सारी सपोर्ट है, उनके मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनके फाइटर जहाज अमेरिकन है मोस्टली। और जाहिर है कि मॉडर्न सपोर्ट फर्स्ट वर्ल्ड की और वेस्ट की और खास तौर पे अमेरिका की उनको मौजूद है। ये वो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जहां इसराइल के खिलाफ ईरान को एज है वो दो तीन जगहों पर है। एक ये है कि इसराइल रेजिलियंट उस सेंस में, उसकी रेजिलियंस या उनकी डिटर्मिनेशन कभी टेस्ट नहीं हुई पिछले 75-78 सालों में, क्योंकि उनकी एयरफोर्स लड़ती थी अपनी सॉवरेनिटी के लिए से बाहर, यानी कि कहीं कभी इसराइल की एयर स्पेस को किसी ने थ्रेट खास नहीं किया पिछले 75 सालों में। अरब मुल्कों की जंग हुई है तो उसमें खास कोई स्ट्राइक्स नहीं हो सकी थी। इसराइल के आम लोगों को और खास तौर पे जो नई नस्ल है उनको ये नहीं पता कि ऑफेंस क्या होता है, बॉम्ब कैसे गिरते हैं सरों पर, इनसिक्योरिटी क्या होती है, खौफ क्या होता है पूरी पूरी रात बगैर किसी फूड सप्लाई के और बिजली के और हॉस्पिटल में दवाइयों के कैसे गुजारा होता है। गजा का इतने महीनों से चल रहा है, उनको शायद रियलाइज ना हुआ हो, लेकिन 4 रातों में जरूर रियलाइज हुआ होगा कि क्या प्राइस देनी पड़ती है जब आपके सरों पर इनसिक्योरिटी हो और बॉम्बिंग हो रही हो। अन अन अनस्टॉपेबल। जो इराक के ईरान के हक में जाती है वो दो तीन चीजें हैं। ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, कोई ना होने के बराबर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके पास F-14 जहाज हैं और उनके पास फैंटम F-4 जहाज है, दोनों अमेरिकन ओरिजिन के जहाज हैं जो शाह ईरान के जमाने में लिए गए थे। उसके बाद आने वाले जहाजों में कोई सिग्निफिकेंट मैं काउंट नहीं करता, और ये भी तकरीबन 50 से 60 साल पुराने जहाज हैं जो कि मोस्ट टेक्नोलॉजी से ऑब्वियसली आ रही है, अपग्रेड नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से ईरान इनको मेंटेन कर रहा है। तो एयर पावर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पाक फजाइया ने जैसे लड़ी हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ईरान ईरान की के पास जो स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, चाहे वो बैलिस्टिक शक्ल में है, और नाम जितने कल से हम मीडिया पे पढ़ रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अब एक और एडवांटेज भी उनको है। एक उनकी प्रॉक्सी वॉर रही है तीन ट्रिपल एच के सेंस में, यानी हौसीस, हिजबुल्ला एंड हमास। ये ट्रिपल एच जो है उनकी स्ट्रेंथ ट्रेडिशनली रही है, लेकिन वो भी में आज तक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इनकी लीडरशिप को लिमिनेट कर दिया गया। और लेकिन वो अभी भी एक स्ट्रेंथ ईरान के हक में है। एक और जो स्ट्रेंथ जैसे मैं अर्ज किया कि वो ये है कि इनकी विल और डिटर्मिनेशन एज कंपेयर टू देम बहुत बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इजरायलीज। आपने नोट किया होगा कि टेम्पो वॉर का एवरी डे वो बदलने की पोजीशन में आ रहे हैं, बिकॉज तीसरा या चौथा दिन है जब से शुरू हुई है, 3 रातों की बमबारी हुई है और प्रेशर माउंट शुरू हो गया है नेतन्याहू पर कि हमें इस तरह की इनसिक्योरिटी का तो एहसास नहीं था। और लोग अब लॉजिक को या उसकी जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं। बिकॉज हमेशा से देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस आर्म फोर्सेस की जस्टिफाइड होती है। ये तीनों चीजें लिंक्ड है।
तो ये अब डिफरेंस मैं देख रहा हूं। अब लेट से कि अगर ईरान के पास ऑप्शंस हैं बड़ी लिमिटेड, जैसे मैंने कहा कि एक उनके पास मिसाइल्स हैं और एक एरिया बहुत बड़ा है, और तीसरा मैंने कहा है कि उनके पास ट्रिपल एच की कैपेबिलिटी है। देखें, जो उनके खिलाफ जाती है बात, वो सबसे ज्यादा जो डेंजरस है इन हालात में, लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से इस सब्जेक्ट पे ये है, वो ये है कि उनकी मोसाद की जो पेनिट्रेशन है इनटू ईरान बहुत बड़ी सम है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी उस पर बहुत ज्यादा मेरा कंसर्न है, क्योंकि जब आप इतने लेवल पर टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं और आपका ये रिस्क हो गई, ये लीक आउट हो जाएगा पहले से, या दुश्मन को वार्निंग पता चल जाएगी, टाइमिंग पता चल जाएगी, लोकेशन पता चल जाएगी, तो ये बहुत मुश्किल होता है ऐसी वॉर को लड़ना। अब कितनी जल्दी वो स्क्रीन करते हैं, कितनी जल्दी को पकड़ते हैं अपने इन एजेंट्स को, जिनके थ्रू आई एम श्योर वो बड़ी हाई कमांड तक कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, उनकी कमांड हो चुकी है। अब कितनी जल्दी वो उसको काबू पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको मेरा ख्याल है उनको काबू पाना बहुत जरूरी है उसका। अच्छा, ये बताइएगा जनाब कि हमने जैसे भी आपने खुद कहा कि एयर डोमिनेंस जो है वो तो इस वक्त इसराइल को हासिल है, और इसराइल जो हदफ है वो ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं बनाता, बल्कि चुन चुन के हदफ का तयन करता है। या तो उनकी एटमी तनसीबात हैं, या उनकी क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है, या फिर उनकी मिसाइल प्रोडक्शन जहाँ पे होती है, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग, उन फैसिलिटीज़ को तबाह कर रहा है। तो ऐसी सूरत में कितनी देर तक आप समझते हैं कि ये जंग जारी रह सकती है? कि क्या इंतज़ार करना होगा कि इसके ईरान के सारे मिसाइल ख़त्म हों, या इसराइल घुटने टेक दे? आपको क्या सूरत टाइमलाइन कितनी नज़र आ रही है इस जंग की? थैंक यू हबीब साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट होती है वॉर स्टैमिना के ऊपर। वॉर स्टैमिना आपका दोनों सेंस में, ऑफेंस के सेंस में आपका वॉर स्टैमिना क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि अगर एज्यूमिंगली रिपोर्टेडली 3,500-4,000 के पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, ये वॉर स्टैमिना मैं इसको कहूंगा। जहाज ज्यादा नहीं है, ऑब्वियसली नेवी उस तरह स्ट्रांग नहीं है जिस तरह वेस्ट या अमेरिका की है। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि डिपेंडेंट होगा कि आपकी वॉर स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट ऑन वॉर स्टैमिना, पहली बात तो ये। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है या टारगेटिंग कर रहा है, वो बहुत फोकस्ड कर रहा है, और जाहिर है इतने बड़े एरिया पर जब तक वो फोकस ना करे, उसका चॉइस नहीं है, ईरान को पनिश कर नहीं सकता। और दूसरी बात है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, उसके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, उसके पास फर्स्ट वर्ल्ड की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, उसके पास सैटेलाइट के इनपुट रेडीली अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑन टाइम। इस तरह की वॉर फाइटिंग के लिए टारगेटिंग होनी ही चाहिए थी उस पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि ईरान पर खुदा न खास्ता बॉम्बिंग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी आई अंडरस्टैंड कि ये इतनी प्रिसीजन एक्सपेक्टेड है इसराइल से कि वो प्रिसाइज ही करेगा, वो वेस्टेज ऑफ एमिनेशन नहीं करेगा। और वो जाहिर है पूरे 5वां दिन आज हो गया, वो मोस्ट प्रोहिबिटिव कॉस्ट इन्फ्लिक्ट करना चाहता है ईरान पर। मोस्ट प्रोहिबिटिव कॉस्ट ये होती है जैसे पाकिस्तान ने 10 मई को की थी हिंदुस्तान पर सुबह, जो मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में तो पहली दफा हाजिर हुआ हूं, लेकिन मैं पहले कहता आया हूं कि जो पाक फिजाइया ने 10 तारीख को फजर के बाद 5 घंटे की जो टनेज फेंकी थी वेपन्स की हिंदुस्तान पर, वो 1965 वॉर के पूरे 17 दिनों की जंग से ज्यादा थी। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि इतनी ज्यादा हमने हिंदुस्तान से कीमत मांगी या डिक्लेयर की प्राइस और अपना न्यू नॉर्मल बताया। जब आप इस तरह का न्यू नॉर्मल सेट करते हैं तो दुश्मन मजबूर हो जाता है हिट लेने के बाद कि वो कितनी कितनी ज्यादा पनिशमेंट ले सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है, जो आपका सवाल है, कमिंग बैक टू कंक्लूडिंग दैट क्वेश्चन, वो ये है कि इसराइल यही करता रहेगा, बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट मांगेगा वो ईरान से कि इतनी ज्यादा कीमत, आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, जरूर करेगा। लेकिन ईरान को जो एडवांटेज है, जैसे मैंने कहा, वो रिजिलियंट कॉम है एज कंपेयर टू इसराइलीज। इसराइल के पास स्टेमिना लोगों का नहीं है। इसराइल के पास हर स्टेमिना हो सकता है, और मशीनरी का हो सकता है, इक्विपमेंट का हो सकता है, बॉम्ब्स का हो सकता है, मिसाइल्स का हो सकता है, जहाज उसको बहुत मिल जाएंगे, इनपुट बड़ी मिल जाएगी। जिधर आके ड्रॉबैक मैं देखता हूं वो इजरायली पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ या रेजिलियंस है। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग यूज टू हैं 4-4 रातें बंकर में गुजारने के, और अस्पतालों की सप्लाई कट होने में, और लाइट जाने में, और बिजली घर बंद हो जाने से। ईरान की जो बॉम्बिंग है वो रैंडम जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना छोटा खित्ता है, इतनी छोटी जमीन है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। उस पूरी पॉपुलेशन को अगर वो 30-40 मिसाइल हर रात भेजते रहे, तो ये बहुत है हरासमेंट और पैनिक मचाने के लिए, और ओपिनियन इजरायली गवर्नमेंट के खिलाफ बनाने में या जंग के खिलाफ बनाने में। तो अच्छा ये सर, जो डिपेंडेंट होगा जो कि जो ईरानी मिसाइल हैं, ये बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया।
जो ईरानी मिसाइल हैं उनका कितने % हिस्सा रियलिस्टिकली इसराइल में गिर रहा है? क्योंकि अगर ईरानी अखबार देखें तो वो तो आपको ये बताते हैं कि जनाब सब का सब सीधा अपने अपने निशाने पे लगा। अगर इसराइल की तरफ से देखें तो इसराइल कुछ लगता ही है कि वहाँ से बहुत कम मिसाइल हैं जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। उनका वो अपने एयर डिफेंस जो उनका एरोडोम आयरन डोम सिस्टम है वो उस पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं। तो रियलिस्टिकली इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कितने ईरानियन मिसाइल हैं जो इसराइल के अंदर निशाना हिट करते हैं? देखिए हबीब साहब, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन आप एनवायरनमेंट पहले कंपेयर कर लेते हैं क्विकली कि किन एनवायरनमेंट में ये मिसाइल फायरिंग या जो ड्रोन की फायरिंग है वर्सेस जो एयरक्राफ्ट फायरिंग हो रही है। देखिए, लेट्स गो टू द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे को इजराइल 200 जहाज भेजता है, प्रिसीजन बॉम्बिंग करते हैं, टारगेट नॉकआउट करते हैं, और जमीन के उनके एजेंट्स जो हैं उनकी लीडरशिप को, न्यूक्लियर लीडरशिप को, आर्मी लीडरशिप को और स्पिरिचुअल लीडरशिप को, पासदार इनकलाब की लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं। ये जमीन से होता है, हवा से 200 जहाज आते हैं। तकरीबन 4500 किलोमीटर का आने जाने का फासला बनता है। बॉम्ब्स के साथ और ज्यादा मुश्किल हो जाता है ड्रैग की वजह से और लोड ज्यादा होने की वजह से। तो मेरा मानना यह है कि जरूर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई है रास्ते में। 200 जहाजों को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग आसान नहीं है। इसके 15-20 टैंकर चाहिए, एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर चाहिए, जो इसराइल के पास सिर्फ 5 या 6 है। तो कहां से आए? पहली बात, क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप फैसला कर लें। फिर वो जो एयर स्पेस से गुजर कर आए हैं, वो जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरे हैं या इराक की? मोस्ट प्रोबेबल शॉर्टेस्ट रूट ये बनता है, और जाहिर है जब इतना लंबा रूट होता है तो आप लॉन्ग रूट नहीं ले सकते। एक बात तो, दो मुल्कों से गुजरे, दो मुल्कों का एयर डिफेंस एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई उन्होंने एयर स्पेस बंद नहीं की, वो आने भी दिया, जाने भी दिया। अच्छा, जब ईरान ने फायर बैक शुरू किया तो इन मुल्कों ने ऐलान किया कि अब हम एयर स्पेस बंद कर रहे हैं। कंट्रास्ट आप देख रहे हैं, मैं कंट्रास्ट सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूं। जब इधर से मिसाइल ड्रोन फायर होते हैं तो अब जॉर्डन कहते हैं हम इंटरसेप्ट करेंगे, और वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में इस वक्त मौजूद है, और उसके पास भी कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रांजिट करते हुए इंटरसेप्ट करें। वो भी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इसराइल को क्या रेजिस्टेंस मिल रही है। मैंने दो कंपैरिजन आपके सामने पेश किए। इसराइल को क्या फैसिलिटेशन मिल रही है और कंफर्ट जोन मिल रहा है, और दूसरी तरफ से आप देखिए ईरान कितनी रेजिस्टेंस के बावजूद अपने वेपन्स पहुंचा रहा है। और अब आते हैं आयरन डोम के। ये जब गुजर गए यहां से, जॉर्डन या इराक ने या जिस मुल्क ने भी रास्ते में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ने हिट करने की कोशिश की उन ड्रोन्स को और मिसाइल्स को, बैलिस्टिक वेपन्स को, उसके बावजूद जब वो पहुंचेंगे, उसके बाद 4 लेयर्स हैं इसराइल के एयर डिफेंस की। ओके, मैं वो अर्ज कर देता हूं। आयरन डोम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो लास्ट है। सबसे पहले उनका एरो 3 है। एरो 3 है जो स्पेस से जो अटैक हो रहे होते हैं उनसे आउटर स्पेस से उनको इंटरसेप्ट करता है। फिर उनका एक एरो 2 है। फिर उनका डेविड स्लिंग है एयर डिफेंस में। और चौथा और लास्ट जो है वो आयरन डोम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं क्यों माहौल बता रहा हूं कि इजरायली लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि इजरायली लोगों को, आम लोगों को इतने सालों में, 75 सालों में ये बताया गया था कि हमारा एयर डिफेंस इम्प्रेग्नेबल है, कि अमेरिका से हमें हर वो चीज, दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें मिली हुई हैं और हमें कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और वो उनकी मिथ भी खत्म की, वो उनका तकब्बुर भी खत्म किया। मेरी तरफ से 25% मिसाइल पहुंच जाए एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बावजूद बिकॉज जो इतना खौफ या स्केयर पैदा करने की वो कामयाब हुए हैं। अच्छा सर, वो ये एक चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि अब जेरिको 2 है इसराइल के पास, जो कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उसके अलावा सुना है कि स्टॉक पाइल के अंदर 70 से 150 के करीब एटम बॉम्ब उनके पास मौजूद है। एक डेटरेंस जो ईरान अभी भी, क्या आपके ख्याल में क्रिएट कर सकता है कि वो दावा कर दे कि भाई हम भी बना चुके हैं एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है? सो आपको लगता है उनके पास ऐसी कोई ताकत इस लेवल तक वो इस मामले को ले आए हुए थे, यूरेनियम एनरिचमेंट को, कि वो बॉम्ब का दावा कर दें? अकबर साहब देखिए, ये हमें रिलेट करनी पड़ेगी न्यूक्लियर एनरिचमेंट से। और जो मेरे नॉलेज में है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट उनकी बहुत ज्यादा इंटैक्ट है अभी भी, क्योंकि उनके 80 से 100 फुट नीचे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उसके लिए बंकर बस्टर मिसाइल की जरूरत है, जो अमेरिका ने डेफिनेटली दिए हैं और इसराइल ने इस्तेमाल भी किए हैं ईरान के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी डिस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई। 60% वो कहते हैं हम रिच कर चुके हैं, 90% चाहिए होता है, 85 और 90% के दरमियान एटम बम बनाने में। तो ये तो ईरान शायद बेहतर पोजीशन में हो जो जानने के वो कितने करीब हैं और ये कितने वेपन्स बना चुके हैं। हमें ये देखना है कि इस वक्त जो एडवांटेज ईरान को है
ईरान ने वो जो मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि वो मिथ तोड़ दी है कि हम इम्प्रेग्नेबल हैं, नो पेनिट्रेशन एट और जीरो टॉलरेंस टू एनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। वजह क्या है? वजह मैं आपसे एक और शेयर कर देता हूं। देखिए, जब से इसराइल बना है आज तक जो अमेरिका ने इसको वेपन एक्सपोर्ट किए हैं वो दिए हैं $260 बिलियन के सिर्फ इसराइल को। और अगर मैं अमेरिका की 75 साल की एक्सपोर्ट पढ़ लूं और डाटा निकाल के वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, अगेंस्ट 260 बिलियन इजिप्ट को उसने दिए हैं 50 बिलियन सिर्फ आज तक 75 साल का मैं पेश कर रहा हूं। और सारी दुनिया की एक्सपोर्ट इकट्ठी कर लें तो इसराइल की एक्सपोर्ट वेपन्स की अभी भी ज्यादा है। तो आप इमेजिन करें कि इसराइली, अगर मैं इसराइल में हूं और मुझे ये डाटा बताया जाए तो मैं तो वाकई ये बिलीव करने पे मजबूर हो जाऊंगा कि हमारा इम्प्रेग्नेबल है, हमें तो कोई टच नहीं कर सकता। हम तो ऑफ द शेल्फ जाके हर वेपन खरीद सकते हैं अमेरिका का, नो सैंक्शंस, नो क्रेडिट्स, नो इशू, एब्सोल्युटली नो फाइनेंशियल मैटर्स। तो इतनी खुली छुट्टी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिल गया। तो अगर न्यूक्लियर तक मेरा नहीं ख्याल जाने की, इसराइल के पास सिर्फ एक ऑप्शन है मेरी नजर में, कि वो जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि ये भ्रम भी टूट जाए, अगर उन्होंने इससे ज्यादा ऑल आउट जाना है तो वो तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया जाने देगी। ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास ये ऑप्शन है कि ईरान भी लंबी जंग नहीं लड़ सकता, जाहिर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा और उनकी लीडरशिप के अंदर जासूस हैं या लोग कॉम्प्रोमाइज है। मेरी नजर में लास्ट वर्ड इसके ऊपर ये है, ईरान एस्केलेट करे जितना जल्दी हो सकता है टू डी एस्केलेट। ये मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी अर्ज कर रहा हूं। जितनी जल्दी वो प्राइस बढ़ाएगा फॉर इजरायली, जैसे मैंने कहा पाक फजाइया ने हिंदुस्तान की बढ़ाई थी 10 तारीख की सुबह, जंग बंद ऐसे नहीं हुई थी। अगर आप रिस्पॉन्ड ना करते तो न्यू नॉर्मल कुछ और सेट हो जाना था कुछ दिनों में। यही मैं रेकमेंड करूंगा कि ईरान हैज टू एस्केलेट फॉर लॉन्ग टर्म डी एस्केलेशन। जितना जल्दी टेम्पो करेंगे, आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट के 4 दिन के बयान में डाले, आप तो मेरे से ज्यादा फॉलो करते होंगे, टोन चेंज होती जा रही है, मेलो डाउन होता जा रहा है। पहले दिन कहा गया था कि आपको पता नहीं है क्या कुछ आने वाला है, अभी भी बचत है, अभी भी समेट लो जो समेट सकते हो। तो ये एलिमेंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जो सारी दुनिया करती है। आपने कल सुना है नेतन्याहू ने कहा जल्द हमारे जहाज ईरान पर उड़ रहे होंगे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कितना वो कर पाते हैं, कितना रेजिलियंस, मैंने जैसे पहले कहा कि इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली उनकी इराक के खिलाफ इतनी ज्यादा थी तो इसराइल के खिलाफ तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म उन्होंने तैयारी अच्छा की चिश्ती थी। साहब, एक तो हमने ये न्यूज़ सुनी, वीडियोस भी देखी, उनमें कितनी वेरासिटी हो सकती है आपके ख्याल में? आप इसको बेहतर बताएंगे हमें कि F-35 डाउन हुए क्या ईरान में, जो सोशल मीडिया पे या ईरानी मीडिया की तरफ से दावा हुआ? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है इसको वेरीफाई करना, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंटली अगर होते, मैं किसी को निगेट अभी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने भी बड़ी वर्ल्ड प्रेस को देखा, इंटरनेट पर बहुत सर्च किया, किसी तरह कोई क्लू मिल जाए, कोई सैटेलाइट पिक्चर कहीं से मिल जाए, अभी तक नहीं मिल रही। सिर्फ क्लेम की हद तक है और इसराइल डिनाई कर रहा है। जितनी परफेक्शन से पाक फिजाइया ने अनाउंस किए थे जहाज, लोकेशन तक बता दी थी, शूटिंग डाउन बता दी थी, मलबा निकल आया था, वीडियोस रिलीज हो गई थी, उतना ईरान में शायद सिक्योरिटी रीजंस हैं या टाइट इतना है, उनका सेंसरशिप इतनी है, शायद नहीं आ पा रही। बट अगर मैं उधर हूं, ईरान की तरफ से हूं, तो मैं जरूर उनको मशवरा दूंगा कि दे शुड रिलीज द वीडियो। ये बहुत ज्यादा डीमोरलाइजिंग होगा इसराइलियों के लिए और ऑब्वियसली फाइटर पायलट्स के लिए जो आते हैं कि वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। एक और चीज आप नोट करें कि ये अगर ये मारे गए हैं जहाज, तो ये उन हालात में मारे गए हैं जब उन्होंने कहा था कि हमने तो ईरान के अंदर से ड्रोन फायर करके उनका एयर डिफेंस नेटवर्क तबाह कर दिया इसराइलियों ने। पहली स्ट्राइक क्यों कामयाब हुई थी? पहली स्ट्राइक इसलिए कामयाब हुई थी कि उन्होंने इतनी मैसिव लॉन्चिंग की इनसाइड ईरान, जो ड्रोन थे, और उनके एयर डिफेंस को या जैम किया या न्यूट्रलाइज करके या फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने तो कम बैक किया 24 घंटे में। मैं हैरान था कि इतनी जल्दी कम बैक एक मुल्क कैसे कर सकता है। दैट वाज अप्रिशिएबल। लेकिन अगर ईरान रिलीज कर दे, अगर मारे हैं उन्होंने सही, तो ये बहुत ज्यादा उनके हक में जाएगा कि हमने ये वाकई ये फुटेज है हमारे पास और ये है, जैसे हमें इंडिया से मिल भी गई थी, चाहे वैसे हमारे sources से बरसबील मिली, तस्करा चिश्ती साहब, अभी जो असॉल्ट एविएशन के जो सीईओ हैं जी, उनका बयान बड़ा गर्दिश में है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दावा इनकरेक्ट है जो रफाल तैयारे गिराने के हवाले से। ये किसकी तरफ से? सॉरी, पहला पोर्शन मिस हो गया मेरे से। जो कंपनी बनाने रफाल तैयारे बनाती है, उस कंपनी के सीईओ ने पेरिस में इंटरव्यू दिया। ओके, मैं बताता हूं आपको। मेरी नजर में देखिए, राफेल कंपनी की भी कुछ मजबूरियां हैं और वो हमें समझनी पड़ेगी। विन विन सिचुएशन होती है अगर वो डिनाई कर दें, और वही उसको लॉजिकली शायद उन्होंने किया भी है अपनी लॉजिक के हिसाब से। लॉजिक मैं अर्ज कर देता हूँ क्या। 26 राफेल तैयारों का इंडियन नेवी ने ऑर्डर किया हुआ है और दुनिया भर में और राफेल बहुत सारे ऑर्डर हो चुके हैं।
इस वक्त राफेल दुनिया में, मैं आपको बताता हूं कि कितनी एम्बैरेसमेंट है, और पॉसिबली राफेल के जो सीईओ आप कह रहे हैं उसकी बैकग्राउंड मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक कर सकता हूं। देखिए, दुनिया में इस वक्त 290 राफेल उड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। उसमें से तकरीबन 220 फ्रांस खुद उड़ा रहा है, उनकी नेवी उड़ा रही है और उनकी एयरफोर्स उड़ा रही है। एक बात ध्यान में रखिए। एक और डाटा देखते हैं। 2004 से राफेल उड़ रहा है। सबसे पहले राफेल को इंडक्ट किया था यूनाइटेड फ्रांस की नेवी ने, 24 साल पहले। इन 24 सालों में आज तक राफेल के टोटल 9 क्रैशेस हुए हैं। 9, 24 सालों। इसमें से 2 जहाज आपस में टकरा गए थे एरोबैटिक्स करते हुए। इसका मतलब है वो कंफर्म ह्यूमन फैक्टर था, इंजन या जहाजों का कोई कसूर नहीं था। तो बाकी रह गए 7। 7 में से 9 में से वो दोनों पायलट बच गए थे, बाय द वे, इंटरेस्टिंग बात ये। और जो बाकी 7 है उसमें से 6 अपनी जान से गए, पायलट 7 चले गए। अच्छा, अब मैं क्यों साबित करना चाह रहा हूं आपके सामने कुछ और। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 26 सालों में 7 या 9 जहाज तबाह हुए, 2 ह्यूमन फैक्टर और 7। एवरेज निकलती है हबीब साहब, तकरीबन 3 साल बाद एक जहाज क्रैश होना। दोबारा रिपीट करता हूं, 3 साल में एक जहाज राफेल गिरना। हिंदुस्तान के हमारे दोस्तों ने 1 घंटे में 3 गिरवा दिए। तो अब तो, तो इतना मैंने डाटा इसलिए शेयर किया है कि राफेल का बहुत कुछ एट स्टेक है। राफेल कुछ भी कर सकता है। जो कंपनी है एवियन मार्शल रिसोर्ट, जो कंपनी है जो बनाती है, राफेल कंपनी की बात कर रहा हूं, वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। एक उनकी अपनी बहुत धचका लगा है। अगर वो मान लेते हैं कि हमारे 3 शूट डाउन हुए हैं, एक उनकी मार्केट गिरती है। हिंदुस्तान एयरफोर्स की तो गिरी हुई है, पहले ही देखिए। उनके ऑर्डर कैंसिल होते हैं। और सबसे बड़ी थ्रेट जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था, वो उन 26 जहाजों की है जो ऑर्डर हो चुके हैं इंडियन नेवी के लिए। उसका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तो इट्स प्रोबेबली अ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कह लें, या आपकी जुबान में मसलहत कह लें, कि उन्होंने सोचा होगा कि मुकर जाना इस वक्त ज्यादा फायदेमंद है बजाय मान जाने। ये मेरा इस पे टेक है। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि ये जो वॉरफेयर हम देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी देखी, और रूस और यूक्रेन के दरमियान भी देखी गई, और अब इसराइल और ईरान के दरमियान भी जंग 2 तरह से एक ही तरीके से हो रही है। उसमें ड्रोन्स हैं, उसमें मिसाइल्स हैं, उसमें लड़ाका तैयारे हैं। क्या अब जंग के बारे में हम ये समझें कि वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड है, स्टील वर्सेस स्टील है, वो कहानी खत्म हो गई? ये एक और आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इस पे बड़ी डेलिब्रेशन दुनिया आजकल कर रही है। बिकॉज जितनी एज अ स्टूडेंट स्ट्रेटेजी मैं पढ़ता हूँ, या दुनिया जितनी पढ़ाई जाती है, या मैंने भी पढ़ाई मुख्तलिफ में, देखिए, इसको मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा कि फुट ऑन ग्राउंड जरूरी नहीं है। आपको जमीन होल्ड करने के लिए लैंड फोर्सेस की जरूरत होती है। अब एयरफोर्स क्यों प्रिडोमिनेंटली ज्यादा जिक्र हो रहा है, ज्यादा परफॉर्म कर रही है, ज्यादा आप लोग कवरेज दे रहे हैं, विजिबिलिटी ज्यादा क्यों है? वो अभी सब 5 वजह से होती है। वो हम जान लेंगे तो फिर आपका शायद मैं बेहतर जवाब दे पाऊं। पहला ये होता है कि इसके पास एक इनिशिएटिव का बहुत जबरदस्त फैक्टर होता है। यानी इनिशिएट करते हुए जब जहाज J-10C किसी बेस से टेक ऑफ करता है, कामरा से, सरगोदा से, तो इतनी जल्दी टेक ऑफ करता है कि दुश्मन को कोई खानों खबर नहीं होती है। ये टैंक मूव नहीं कर रहे हैं, ये शिप्स मूव नहीं कर रहे हैं, ये सबमरीन मूव नहीं कर रही है, बहरी जहाज नहीं मूव कर रहे हैं। ये टेक ऑफ करता है और हेड करता है। पहला होता है इनिशिएशन। दूसरा होता है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है सरप्राइज का एलिमेंट। यानी ये दुश्मन के ऊपर सरप्राइज दे सकता है। जब आप बॉर्डर पार करता है, इसको नहीं पता होता है कौन से स्टेशन पे जा रहा है। तीसरा एक और एलिमेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, जिसका मतलब ये होता है कि ये अपने तमाम बॉम्ब किसी एक जगह पे इस एक्यूरेसी से फेंकता है, या फेंक सकता है, कि ऑब्वियसली इतना ज्यादा डैमेज कोई और आर्टिलरी या कोई और सोर्स से नहीं किया जा सकता। चौथा होता है शॉक इफेक्ट, जो उन लोगों पर आप इंपोज करते हैं कि हमारी रीच ये है, हियर वी कम, हियर वी आर। जब आप ये मैसेज देते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा होता है लोगों के अंदर। वॉर फाइटिंग लोग, चाहे वो जमीन पर फौजी हो, या नेवी के लोग हों, एयरफोर्स के हों, या पब्लिक के लोग, शॉक इफेक्ट आप देते हैं। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप क्रिएट करते हैं एयर पावर के थ्रू, टू क्रिएट अ फेवरेबल और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। आपने नोट किया 10 तारीख को पाकिस्तान ने क्या किया, और हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ 7 तारीख की सुबह जब जहाज मार दिया आपने। आपके सामने समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल। हिंदुस्तान की फौज को हमने मैसेज दे दिया 7 तारीख को भी कि ये आपके लिए अनफेवरेबल चॉइस है हमारे साथ लड़ना। 10 तारीख को हमने दिया कि इतनी मैसिव टनेज आप नहीं ले सकेंगे कंटिन्यूड हमारे खिलाफ। तो ये फेवरेबल को क्या, हिंदुस्तान की एयरफोर्स आपने नोट किया, जब 2 दिन ग्राउंड हो गई, 8 और 9 तारीख को जहाज ही नहीं आए, बांग्लादेश के बॉर्डर पे उड़ते रहे और श्रीलंका के बॉर्डर के करीब उड़ते रहे।
तो क्या मैसेज दिया आपने लैंड फोर्सेस को, नेवल फोर्सेस को? वो तो तैयार होंगी, उनके तो तोपे बड़ी तैयार थी, जबरदस्त गोले तैयार होंगे। क्या मैसेज दिया आपने? आपने दिया वो जो शुरू में मैंने लफ्ज किया कि देयर इज अ प्रोहिबिटेड प्राइस, यानी इतनी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी कि लैंड, नेवल, एयर सब आप भूल जाएंगे। तो ये 5 चीजें मैंने इसलिए अर्ज किया, इससे आप बेहतर एक्सट्रैक्ट हम कर पाएंगे। लेट्स कंक्लूड दिस क्वेश्चन कि देखिए, ये इतनी 5 चीजों की जो एडवांटेज है, विद ड्यू रिस्पेक्ट लैंड और नेवल के पास नहीं है। हवेवर जैसे मैंने कहा कि इराक के सूरत में आपने नोट किया होगा, गल्फ वॉर जब हुई थी, 100 घंटे के अंदर उनकी एयरफोर्स ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। बगदाद तक 100 घंटे के अंदर पहुंच गए थे, आपने पढ़ा होगा। 100 घंटे के बाद फिर आपको फुट ऑन ग्राउंड चाहिए होता है, आपको लैंड फोर्सेस चाहिए जो जाकर शहर का संभाल लेती है, ग्रिड स्टेशन पकड़ लेती हैं, कब्जा कर लेती हैं, सारा नई हुकूमत बना देते हैं। उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन एयर पावर का आप देखें कहां तक पहुंच गई कि आपको सिर्फ कहा कि गो एंड टेक ओवर। तो अब आने वाली जंगों में मैं ये नहीं कह रहा कि एयरफोर्स के बगैर जंग नहीं जीती जा, एयरफोर्स के बगैर डेफिनेटली जंग नहीं जीती जा सकेगी, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा करना। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि लैंड फोर्सेज अलोन या नेवल फोर्सेज अलोन नहीं कर सकेंगी। आखिरी जुमला मैं एक और सपोर्ट में अपनी बताना चाहूंगा। आपने नोट किया होगा, हिंदुस्तान ने कहा था कि जी हमने विक्रांत, अपना एयर टू एयर कैरियर हमने डिप्लॉय कर दिया। वो किधर गया? आप लोग तो फॉलो कर रहे होंगे उस विक्रांत। वो आया और गायब हो गया, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान नेवी ने कहा था हम हिट करेंगे, बल्कि पाक फिजाइया का मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया ने भी कहा कि लेके तो आएंगे, वापस कैसे लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी एनलाइटनिंग। खालिद चिश्ती साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।